तो गाइस अब तक हमने देखा कि ब्लैक बियर्ड लूफी के सामने आ जाता है। ब्लैक बियर्ड लूफी को नोटिस करता है। अरे मंकी डी लूफी, तुम तो एक कनाडी पायलट हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? अरे एक सेकंड, तुम तो एस के भाई हो ना? उससे मारने में बहुत ज्यादा मजा आया और इसके बाद मैंने उसे सरकार के हवाले कर दिया था। तुम जानते हो तुम्हारे भाई का हाल ऐसा क्यों है? वो तुम्हारी वजह से है। और इस क्रोकोडाइल को मारकर मैं वॉरलॉर्ड की जगह लेने वाला था, पर इससे पहले कि मैं इसे मार पाता तुमने क्रोकोडाइल को मार दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ताकि नेवी के सामने खुद को प्रूफ कर पाऊं। पर उससे पहले ही एस ने मुझे ढूंढ निकाला। अगर एस मुझे जाने देता तो व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स का नाम खराब हो जाता। और मैंने एस को ये भी बताया था कि मैं मंकी डी लूफी यानी कि उसके भाई को मारने जा रहा हूँ। और सुनने के बाद एस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने बोला था कि तुम उसके भाई हो और मुझे यहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन मैंने ही उसे मार डाला। वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाया और अब तेरे भाई एस की एग्जीक्यूशन होने वाली है। तो अब तुम क्या करोगे मंकी डी लूफी? तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा भाई मरने वाला है। अपने भाई की कब्र के ऊपर फूल जरूर चढ़ाना। और ये सब सुनने के बाद लूफी और इन सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लूफी अपने सेकंड गियर में आ जाता है। अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो आओ मेरे साथ फाइट करो। और लूफी एक ही सेकंड में ब्लैक बियर्ड के सामने आ जाता है। गम गम कैटलिंग! और ब्लैक बियर्ड के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है और लूफी के हमले की वजह से ब्लैक बियर्ड दूर जाकर गिरता है और एक दीवार से टकरा जाता है। ब्लैक बियर्ड वापस से खड़ा होता है और अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। तभी लूफी इस पर एक और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लूफी बीच हवा में होता है और ब्लैक बियर्ड अपनी पावर्स का यूज करके लूफी को अपनी तरफ खींच लेता है और लूफी को नीचे जमीन पर पटक देता है। लूफी को बहुत ज्यादा चोट लगती है, लेकिन लूफी उठता है और पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। एक सेकंड, मैं तो रबड़ का बना हूँ, तो मेरे ऊपर इसके अटैक्स का असर कैसे हो रहा है? लगता है तुम्हें नहीं पता कि मेरी ताकतें काम कैसे करती हैं। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर ब्लैक बियर्ड एस से कहता है कि मेरे सामने किसी भी डेविल फ्रूट यूजर की ताकतें काम नहीं करती हैं, क्योंकि ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट किसी दूसरे डेविल फ्रूट की ताकतों को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए ब्लैक बियर्ड लूफी के भाई एस को हरा पाया था। ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ब्लैक बियर्ड पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जिम्बे लूफी को रोक देता है। रुक जाओ लूफी, अभी तुम्हें अपने भाई को बचाने के बारे में सोचना होगा। ये आदमी व्हाइट बियर्ड के क्रू में था और इसी ने एस को हराया। इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम इससे लड़ते हो तो ये तुम्हारी एनर्जी और समय बर्बाद करेगा। अरे ये क्या, मैगलन सर आ गए? आखिरकार वो आ गया। हाँ, आखिरकार मैं मैगलन से मिल पाऊंगा। मैगलन के डर से सभी लोग लेवल 3 की तरफ जाने लगते हैं, पर लूफी अपनी जगह से नहीं हिलता और ब्लैक बियर्ड को घूर कर देख रहा होता है। और यहाँ के सभी लोग सीढ़ियों से लेवल 3 की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नीचे आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी हम उस क्रीचर को देखते हैं जो कि वही क्रीचर है जिसे हमने पहले देखा था। और एक क्रीचर सभी पर हमला कर देता है और यहाँ पर लेवल 1 के कंट्रोल रूम के अंदर भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर शिरियो सभी जेलर्स को मार रहा है और अपना बगी लेवल 1 में पहुंच चुका है। और यहाँ पर लूफी ब्लैक बियर्ड से कहता है मैं इसको बचाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भाई की जान बचाने के लिए तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसा बोलकर ब्लैक बियर्ड यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले कहता है मैं बहुत ही जल्द कुछ ऐसा करूंगा जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाएंगे। और ईवान सभी को कहता है कि लेवल 3 की तरफ जाओ, पर मिनोटोरस ने यहाँ के रास्ते को रोक रखा होता है और लूफी आगे बढ़ने लगता है। मिनोटोरस चिल्ला रहा होता है, लेकिन लूफी नहीं रुकता और बहुत गुस्से में होता है। इसके बाद मिनोटोरस लूफी पर हमला कर देता है और वो अटैक लूफी को लग जाता है। और तभी लूफी अपना गियर सेकंड यूज करता है और बिना टाइम वेस्ट के इस पर अपना जेट पिस्टल यूज कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और मिनोटोरस बहुत दूर जाकर गिरता है और मिनोटोरस एक दीवार के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पर मैगलन को पता चलता है कि ईवान ने सैडी चान को बहुत बुरे तरीके से पेल दिया है, यानी कि हरा दिया है और इसे बांध कर रख दिया है। इसे आजाद करो अभी इसी वक्त। और तभी मैगलन देखता है कि इसके सामने ब्लैक बियर्ड आ चुका है अपने क्रू के साथ। क्या तुम ही हो मैगलन? हाँ, तो तुम ही हो ब्लैक बियर्ड। हाँ, मैं ही हूँ ब्लैक बियर्ड। ये सुनने के बाद मैगलन बिना टाइम वेस्ट के अपने हाइड्रा अटैक का यूज करता है और ब्लैक बियर्ड के पूरे क्रू के अंदर अपने पॉइजन को इंसर्ट कर देता है। ब्लैक बियर्ड जलने लगता है और मैगलन इसे ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। और थोड़ा आगे जाकर मैगलन जोर से चिल्लाता है, स्ट्रॉ हैट लूफी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और अपनी पूरी पावर का यूज करके लेवल 3 की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर लूफी और बाकी सभी लोग लेवल 3 के अंदर पहुंच चुके हैं। तभी मैगलन भी यहाँ पर आ जाता है। लूफी की नजर मैगलन पर जाती है और ईवान अब इन सभी को लेवल 2 की तरफ जाने के लिए कहता है और ये सारे प्रिजनर्स लेवल 2 की तरफ जाने लगते हैं। और अब आमने सामने आ चुके हैं ईवान और मैगलन। और इनाजुमा भी लेवल 3 की तरफ जा रहा है और रास्ते में अपनी पावर्स का यूज करता है और पूरे रास्ते को काटते हुए जा रहा होता है। और यहाँ पर ईवान और मैगलन ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं और यहाँ पर इनाजुमा लेवल 2 के अंदर पहुंच चुका है। प्लीज ईवान सिर्फ रहना। और ऐसा बोलकर ये बंदा स्टेयर्स को काट देता है, जिसके बाद जितनी भी सीढ़ियां होती हैं वो सारी सीढ़ियां कागज की तरह नीचे गिर जाती हैं। और इसके बाद लेवल 3 से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है और इनाजुमा यहाँ के बचे कुछ रास्ते को भी ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर मैगलन ईवान से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ, तो तुम तो एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। और अपनी पावर्स को अपने ऊपर ही यूज करता है, जिसके बाद ईवान के मसल्स वापस से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और वापस से पहले जैसा ये डरावना सा बन जाता है और मैगलन के ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बदले में मैगलन अपने 2 और ड्रैगन्स बना लेता है। और यहाँ पर अपना लूफी लेवल 2 के अंदर पहुंच चुका है और देखता है कि इसके पीछे मैगलन नहीं है और इसे पता चलता है कि ईवान मैगलन से फाइट कर रहा है। तभी जिम्बे देखता है कि लेवल 2 के अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैदी नहीं है। और यहाँ पर लेवल 1 में मिस्टर 3 इन सभी को वेपन्स दे रहा होता है, जिसका यूज करके ये सारे के सारे जेलर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और अपना बगी लेवल 1 के कैदियों को भी आजाद करना शुरू कर चुका है। और अब लूफी और बाकी सभी लोग लेवल 2 के अंदर हैं। ईवान लेवल 3 के अंदर मैगलन से फाइट कर रहा है और जितने भी डीमन गार्ड्स होते हैं वो लिफ्ट्स का यूज करके लेवल 1 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और
यहाँ पर जिम्बे लूफी से कहता है कि इन्हें जल्दी करना होगा क्योंकि एस के एग्जीक्यूशन को अब सिर्फ 4.5 घंटे बचे हुए हैं। और यहाँ पर ईवन मैगलिन पर हमला करता है और यहाँ पर इनाजुमा मैगलिन का वेट कर रहा होता है और तभी इसे कुछ हलचल दिखाई देती है और इसे लगता है कि ये ईवन है, पर ईवन नहीं होता बल्कि मैगलिन होता है। मैगलिन अपने हाइड्रा का यूज करके लेवल 2 के अंदर पहुंच चुका है। तुमने ईवन के साथ क्या किया? हाँ? अभी फिलहाल के लिए वो सो रहा है। और हम ईवन को देखते हैं जो कि हार चुका है और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पॉइजन लग चुका है और इनाजुमा अपनी ताकतों का यूज करके मैगलिन के साथ फाइट करने लगता है और इसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर इसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। और यहाँ पर लेवल 1 के अंदर बगी रोते हुए भाग रहा है क्योंकि वो सभी डीमन गार्ड्स लेवल 1 के अंदर पहुंच चुके हैं इन्हें मारने के लिए और इस सारे कैदियों को जान से मारने के लिए इनके पीछे पड़ चुके हैं। और तभी भागते भागते बगी किसी के साथ भिड़ जाता है और देखता है कि सामने खड़ा है क्रोकोडाइल, जिसे देखकर बगी की आंखें बाहर रह जाती हैं और मिस्टर 3 भी हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। कैप्टन बगी पीछे देखिए, इन लोगों ने उन डीमन गार्ड्स को एक ही अटैक में हरा दिया, जिसे देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर खड़ा है लूफी जिसने इन सभी को हरा दिया है। अरे बगी, शुक्र है तुम सही सलामत हो, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। ये सुनकर बगी और मिस्टर 3 दोनों के दिल में दर्द होता है और तभी अचानक से लूफी की नजर मैगलिन पर जाती है जो कि यहाँ पर आ चुका है और मैगलिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अरे मैगलिन आ गया, एक सेकंड, अगर ये मैगलिन यहाँ पर है तो ईवन और इनाजुमा। और हम देखते हैं कि ईवन और इनाजुमा ये दोनों मैगलिन के पॉइजन के अंदर कवर हो चुके हैं और बुरी तरह से हार चुके हैं। अब इसके बाद लूफी मैगलिन के सामने है और मैगलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बॉन क्ले लूफी को रोक देता है। नहीं लूफी, हमें यहाँ से भागना होगा। और तभी जिम्बे यहाँ पर आता है। लूफी, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और तभी मैगलिन हाइड्रा का यूज करता है और अटैक लूफी को लगने ही वाला होता है, पर तभी मिस्टर 3 अपने अटैक को यूज करता है और मैगलिन के सभी अटैक्स को रोक देता है। मैं इसके अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। तभी मैगलिन अपने सेकंड हाइड्रा का यूज करता है और मिस्टर 3 इसे भी रोक देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लूफी, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिम्बे तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं मैगलिन के साथ लड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो ठीक है। और जिम्बे यहाँ से चला जाता है। चलो मिस्टर 3, इस मैगलिन को हराते हैं। पर भाई, मैं इसके साथ फाइट नहीं करना चाहता लूफी। मेरे पास एक आइडिया है। मैगलिन अपने हाइड्रा का यूज कर रहा होता है और यहाँ पर मिस्टर 3 अपनी ताकतों का यूज करता है और लूफी भागते हुए एक जंप लगाता है, जिसके बाद मिस्टर 3 अपनी ताकत को लूफी के अंदर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से लूफी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है और लूफी मैगलिन के अटैक को डॉज करते हुए इस पर एक हमला करता है जो कि मैगलिन को लग जाता है। आखिरकार मैं तुम्हें छू सकता हूँ। और यहाँ पर बगी और ये सभी लोग मेन गेट के सामने आ जाते हैं और बहुत मुश्किल से इस गेट को खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर बाहर निकलते ही इन सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नेवी की शिप नहीं खड़ी है। अरे नेवी की शिप कहाँ गई? अरे नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ से बाहर निकलेंगे कैसे? अगर हम पानी में गए तो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और ये सभी लोग हार मान जाते हैं, लेकिन तभी जिम्बे यहाँ पर आता है। इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है, जरा अपने सामने देखो, वहाँ तुम्हें नेवी की शिप्स दिखाई दे रही होंगी, ये सब मुझे हैंडल करने दो। जिम्बे आगे बढ़ता है और एक दरवाजे को उखाड़कर यहाँ पर रख देता है। मैं ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, पर तुम में से जो भी लड़ना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। और जिम्बे ऐसा बोलने के बाद पानी के अंदर कूद जाता है और क्रोकोडाइल बगी और मिस्टर 1 उस दरवाजे के ऊपर सवार हो जाते हैं और जिम्बे पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है, पर तभी नेवी शिप्स इन्हें देख लेती हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं, पर जिम्बे इनके सभी हमलों को डॉज करता है। मैं तुम सभी को उन शिप्स के ऊपर फेंकने वाला हूँ, तैयार हो जाओ। और ऐसा बोलने के बाद जिम्बे पानी के अंदर चला जाता है और बहुत गहराई में जाकर जिम्बे अपनी ताकत का यूज करता है और पानी के अंदर एक बहुत बड़ी शॉक वेव क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बगी और ये सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते एक नेवी की शिप के ऊपर आ जाते हैं, पर अपना बगी मुंह के बल गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल और मिस्टर 1 सही सलामत लैंड करते हैं और यहाँ पर हम ईवान को देखते हैं जो कि घायल पड़ा है, लेकिन ईवान अभी भी जिंदा होता है। और यहाँ पर क्रोकोडाइल और मिस्टर 1 को 1000 से भी ज्यादा नेवी ऑफिसर्स घेर लेते हैं और ये सभी लोग इन पर गन तान देते हैं और जिम्बे होता है पानी के अंदर। जिम्बे अपनी पावर्स का यूज करता है और पानी के अंदर एक बड़ा सा बवंडर क्रिएट करना शुरू करता है, जिसके बाद इस शिप के ऊपर एक हमला करता है और एक ही बार में बहुत सारे ऑफिसर्स को हरा देता है और शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। और यहाँ पर अपना लूफी मैगलिन के साथ फाइट कर रहा है और मैगलिन के साथ फाइट करते करते इसके हाइड्रा को खत्म कर देता है और आखिर में मैगलिन के पास पहुंच जाता है और मैगलिन के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। कैसा लगा तुम्हें मेरा अटैक? हाँ, अब तो मुझे नहीं हरा सकते। मैगलिन अपने घुटनों पर होता है, जिसके बाद मैगलिन को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसकी आंखें लाल हो जाती हैं और अपनी बॉडी से एक रेड कलर का पॉइजन निकालना शुरू कर देता है और मैगलिन पर हमला करने के लिए लूफी आगे बढ़ता है, पर मिस्टर 3 इसे रुकने के लिए कहता है। अबे लूफी रुक जा। और लूफी मैगलिन पर हमला कर देता है। वो वैक्स अब इस पर काम नहीं करने वाली। लूफी पीछे हट जाता है और देखता है कि इसके पैर के ऊपर उस पॉइजन का असर हो रहा है और तभी मिस्टर 3 अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और लूफी के आर्मर को हटा देता है और इस पूरी की पूरी वैक्स के अंदर मैगलिन का पॉइजन फैल जाता है। अब इस पर कोई भी वैक्स असर नहीं करने वाली है लूफी। और यहाँ पर मैगलिन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और अपनी पावर्स का यूज करके एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जिसे देखकर लूफी बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि इसके सामने है एक लाल कलर का डीमन और उसे देखकर लूफी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। लूफी और ये सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं और मैगलिन इन सभी का पीछा करता है और इसके रास्ते में जितने भी प्रिजनर्स आते हैं उन सभी को मौत के घाट उतार देता है। और यहाँ पर बॉन क्ले को पता चलता है कि जिम्बे, क्रोकोडाइल और बगी ये सभी लोग एक शिप को लेने के लिए गए हुए हैं और यहाँ पर क्रोकोडाइल सभी मरीन्स को मौत के घाट उतार रहा होता है। अपनी पावर्स का यूज करके इन सभी मरीन ऑफिसर्स को हवा में उड़ा देता है और सभी को पानी के अंदर फेंक देता है और आसपास की शिप से घबरा जाती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्रोकोडाइल और मिस्टर 1 मिलकर इस शिप के ऊपर कब्जा कर लेंगे, इसलिए इस पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जिम्बे इन्हें ऐसा नहीं
करने देता और इन सभी के ऊपर पानी फेंक देता है और सारे गन पाउडर के ऊपर पानी पड़ जाता है और अपनी बैरल्स का यूज नहीं कर पाते। और यहाँ पर लूफी भाग रहा होता है। हेलो, क्या मेरी आवाज कोई सुन पा रहा है? बॉन क्ले लूफी की आवाज सुन लेता है। अरे ये तो लूफी है। बॉन क्ले, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो, क्योंकि इनका पीछा कर रहा है मैगेलन अपनी डीमन फॉर्म में। पर हम जाए कहाँ पे लूफी? आगे रास्ता नहीं है। और तभी हम ईवान को देखते हैं जो कि चल पा रहा होता है। मैंने इतना ज्यादा हार्मोन इंजेक्ट कर दिया है कि मैं चल पा रहा हूँ, पर तभी चलते चलते नीचे गिर जाता है और बस बेहोश होने ही वाला होता है कि तभी इसे लूफी और बॉन क्ले की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी बेहोश नहीं हो सकता। अपनी ताकत का यूज करके जमीन के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से ये बंदा किसी रॉकेट की तरह फ्लाई करने लगता है। और यहाँ पर लूफी के सामने एक जमीन में क्रैक आता है और बाहर निकलता है अपना ईवान। और ईवान के सर पे लगने की वजह से ईवान बेहोश हो जाता है। बॉन क्ले से देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मैगेलन को बहुत गुस्सा आ जाता है। और तभी यहाँ के कैदी लूफी की तरफ एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल को फेंकते हैं। लूफी इस कॉल को उठाता है और दूसरी तरफ होता है जिम्बे। हमने यहाँ के सभी लोगों को हरा दिया है लूफी, और हमारे हाथ में एक नेवी की शिप आ चुकी है, पर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वहाँ पर पहुँच पाए, इसलिए तुम लोग रुकना मत, सीधा पानी के अंदर कूद जाना और बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सुनकर सारे प्रिजनर्स कहते हैं कि क्या ये बंदा पागल हो चुका है? इस पानी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि इन्हें एक ही सेकंड में खा जाएंगे। लेकिन लूफी जिम्बे की बात को मान जाता है। पर हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं लूफी। ये सब छोड़ो, मेरा एक काम करो बॉन क्ले। और मैगेलन इन सभी से कहता है, अगर तुम लोग पानी में जाना चाहते हो तो जाओ, वहाँ पर इतने सारे सी मॉन्स्टर्स हैं जो कि तुम्हारी हड्डियां भी नहीं तोड़ेंगे। और इन सभी के बहुत करीब आ जाता है और इन सभी पर अपना अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी लूफी थर्ड गियर का यूज करता है और मिस्टर 3 अपनी वैक्स वाली पावर का यूज करता है। इसके बाद लूफी और मिस्टर 3 मिलकर अपना एक कॉम्बिनेशन अटैक परफॉर्म करते हैं, जो कि मैगेलन के जाकर लगता है और मैगेलन पीछे दीवार पर जाकर भिड़ जाता है। जिसके बाद लूफी के मुंह से हवा निकलती है और उड़ते उड़ते ईवान के सर के ऊपर जाकर लैंड करता है। पर तभी लूफी नोटिस करता है कि ईवान बेहोश पड़ा है। ईवान जाग जाओ यार, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। क्या चाहिए तुम्हें? तुम कौन हो? क्या तुम उस लूफी के बच्चे हो? अरे पागल इंसान, जल्दी करो, अपनी जेटविंग का यूज करो। ठीक है, मैं करता हूँ। लूफी वापस से पहले जैसा हो जाता है। सभी लोग ईवान के सर के ऊपर जाकर चढ़ जाओ और सारे प्रिजनर्स इसके सर पर जाकर खड़े हो जाते हैं। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी ईवान यूज करता है अपना हेलविंक और ये सभी लोग बहुत तेजी से पानी की तरफ उड़ने लगते हैं और इनके रास्ते में जो भी चीज आती है उसे तोड़ते हुए एम्पल टाउन से बाहर निकल जाते हैं। और हम पानी के अंदर कुछ मछलियों को देखते हैं और ये सारे लोग अभी हवा में हैं और ये सभी लोग पानी के अंदर अभी गिरने ही वाले हैं। ईवान को हवा में उड़ो। और तभी ईवान किसी चीज के ऊपर लैंड कर जाता है। आखिरकार तुम लोगों ने ये कर दिखाया। और ये सभी लोग मछलियों के ऊपर लैंड करते हैं और मैगेलन इन सभी को देख रहा होता है और ये सभी लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब ये सभी लोग एम्पल टाउन से बाहर निकल चुके हैं। शुक्र है हम लोग उस जेल से बाहर निकल गए। और गाइस, इन सारी वेल्स को जिम्बे ने बुलाया होता है और इन सभी वेल्स को सिग्नल देता है कि इन सभी को इनके पास लेकर आ जाओ। मैगेलन ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता और ये सारी वेल्स एक लाइन में आ जाती हैं और इन सभी लोगों को एक एक करके बाउंस करके उस शिप के ऊपर लैंड करवा देती हैं। और जैसे ही लूफी और ये सभी लोग शिप के ऊपर आते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले उन सभी वेल्स का शुक्रिया अदा करते हैं और अपना ईवान इनाजुमा को देख रहा होता है। लगता है मुझे इसका इलाज करना होगा। इनाजुमा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जल्दी जाओ और दवाइयाँ लेकर आओ। और सारे प्रिजनर्स जाने से पहले आखिरी बार एम्पल टाउन जेल को देखते हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा, हम उस जेल से बाहर निकल चुके हैं। आखिरकार हम सभी लोग आजाद हो गए। और मैगेलन इन सभी को जाते हुए देख रहा होता है और कुछ नहीं कर पाता। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकल गए। और एक ट्रांसपॉन्डर स्नेल के जरिए कहता है कि मेरे लिए एक शिप लेकर आओ, मैं इन्हें पकड़ सकता हूँ। ये लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि गेट ऑफ जस्टिस खुलने ही नहीं वाला। और यहाँ पर बाकी की नेवी शिप्स के ऊपर सर जी, हमने हमारी कैनन्स को ठीक कर दिया है। तो ठीक है, उन सभी के ऊपर फायर कर दो। और ये सारी शिप्स इनके ऊपर फायर करना शुरू कर देती हैं और बाकी की सारी नेवी शिप्स हमारे हीरोज पर हमला करना शुरू कर देती हैं। तभी जिम्बे शिप को पूरी स्पीड से भगाने लगता है और ये सारी शिप्स इनका पीछा कर रही होती हैं। और तभी इन सभी का कैप्टन नोटिस करता है कि ये लोग गेट ऑफ जस्टिस की तरफ जा रहे हैं। अरे ये क्या, ये लोग तो गेट ऑफ जस्टिस की तरफ जा रहे हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि वो गेट नहीं खुलने वाला? यहाँ पर मिस्टर 3 चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया। गेट ऑफ जस्टिस को हम खोलेंगे कैसे? और बगी जिम्बे का कॉलर पकड़ लेता है। साले मोटे गैंडे, तूने हमें यहाँ पर आकर फंसा दिया, अब हम आगे क्या करेंगे? हाँ, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? और पीछे से नेवी लगातार इन पर फायर कर रही होती है। और तभी क्रोकोडाइल कहता है, लगता है तुम सभी के दिमाग में भूसा भरा है। ये भी एक नेवी की ही शिप है, तुम भी उन पर फायर कर सकते हो। अरे हाँ, तुमने सही कहा, जल्दी से कैनन्स को रेडी करो। जिसके बाद ये सभी लोग भी नेवी की शिप्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और लूफी आने वाली सभी कैनन बॉल्स को डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन ये बेचारे पायरेट्स होते हैं और बहुत समय से जेल के अंदर भी, इसलिए इनके निशाने सही जगह पर नहीं लगते हैं। और तभी अचानक से एक करिश्मा होता है और गेट ऑफ जस्टिस खुलने लगता है। ये देखकर सभी नेवी ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है भाई। अरे वाह, ये गेट तो खुलने लगा, पता नहीं कैसे पर ये हो रहा है। और मैगेलन देखता है कि गेट ऑफ जस्टिस खुल चुका है, जिसे देखकर इसे कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर, सर क्या इसे हम सच में खोल दें? और मैगेलन कहता है कि हाँ जल्दी करो, इस गेट को खोल दो। क्या मैंने कुछ गलत करा है आज तक? कभी नहीं सर, आपने कभी कुछ गलत नहीं कहा। जैसे ही वो सभी क्रिमिनल्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इस गेट को वापस से बंद कर देना। और ये आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और ये बंदा ठीक ऐसा ही करता है। गेट ऑफ जस्टिस पूरी तरह से खुल चुका है और ये सभी नेवी ऑफिसर्स इन्हें जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। और मैगेलन कंट्रोल रूम की तरफ भाग रहा होता है और दरवाजा खोलता है और कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और देखता है कि यहाँ पर एक और मैगेलन होता है और यहाँ पर शिप के ऊपर, क्या तुम सच कह रहे हो जिम्बे? ये सच है लूफी। क्या सच में बोन-चान? और गाइज यहाँ पर ये दूसरा मैगेलन बॉन क्ले होता है और तभी बॉन क्ले अपनी असली शक्ल में आ जाता है। हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। और ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। तुमसे मैं बाद में निपट लूंगा, कुछ भी हो
हो जाए इस गेट को बंद मत करना। हमारे पास इतनी सारी शिप्स हैं कि हम उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। अरे ओ, इस गेट को बंद करो। नहीं मत करो। अरे बंद करो यार। ये सुनकर ये आदमी कंफ्यूज हो जाता है और गलती से एक बटन को दबा देता है, जिसके बाद ये गेट बंद होने लगता है और बॉन क्ले इसका फायदा उठाता है और कंट्रोल बॉक्स के ऊपर एक किक मारता है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल बॉक्स टूट जाता है और लूफी और ये सभी लोग गेट ऑफ जस्टिस के थ्रू यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और गेट्स बंद होने लगते हैं। लूफी बॉन के लिए एम्पल टाउन के अंदर ही रुक गया क्योंकि हम में से किसी को वहाँ पर रुकना जरूरी था। उस गेट को खोलने के लिए कुछ करना जरूरी था। पर ऐसा क्यों किया? बॉन क्ले मेरा दोस्त था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी हमारे 1000 से ज्यादा दोस्त वहाँ पर अकेले छूट चुके हैं। क्या तुम सच में वहाँ पर वापस जाना चाहते हो उसे बचाने के लिए? हाँ, क्या तुम मैगलन से दोबारा लड़ पाओगे? और लूफी जिम्बे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि इसने बॉन क्ले को वहीं पर छोड़ दिया और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर बोनचान बोलता है कि मैं उस गेट को खोलने वाला हूँ और मुझसे बेहतर तरीके से काम और कोई भी नहीं कर सकता, और जिम्बे से कहता है कि इसके बारे में लूफी को मत बताए जब तक कि वो गेट बंद नहीं हो जाता। यहाँ पर जिम्बे लूफी को एक ट्रांसपोंडर स्नेल देता है। ये अभी भी कनेक्टेड है, पर जैसे ही ये गेट बंद हो जाएगा तो ट्रांसपोंडर स्नेल काम नहीं करेगा लूफी। और यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर सब कुछ टूट चुका है और अब ये लोग कंट्रोल्स को यूज नहीं कर सकते। ये देखकर मैगलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोनचान पागलों की तरह हंस रहा होता है। अच्छा हुआ पिछली बार मैंने तुम्हारे फेस को टच कर लिया था। और तभी लूफी बोनचान को कॉल करता है। बोनचान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। और बॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है। साले जिम्बे, तूने मुझसे वादा किया था कि तू लूफी को कुछ नहीं बताएगा, तो तुमने मेरा वादा क्यों तोड़ दिया? बोनचान, तुम मुझे कितनी बार बचाओगे? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? और बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि इन्हें बचाने के लिए बोनचान ने अपना सेक्रीफाइस दिया है और बोनचान बहुत परेशान हो जाता है। मिस्टर 3 भी बहुत दुखी होता है। साले बॉन क्ले, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। बोनचान, गेट बंद होने वाला है। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने के बाद बॉन क्ले रोने लग जाता है और सभी लोग बोनचान का शुक्रिया अदा करते हैं इनकी जान बचाने के लिए। लूफी, मेरे बारे में मत सोचो दोस्त, तुम्हें अपने भाई को बचाने के बारे में सोचना होगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे जरूर बचाओगे। ये सुनकर लूफी और भी ज्यादा रोने लगता है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने भाई को बचा लोगे लूफी। और वो गेट धीरे धीरे करके बंद हो जाता है और हम बोनचान और लूफी के कुछ मेमोरीज को देखते हैं और इन सारी बातों को याद करके बोनचान रो रहा होता है। बॉन क्ले ने हर एक मुसीबत में लूफी का साथ दिया। सैल्यूट है भाई बॉन क्ले को यार। और गेट ऑफ जस्टिस बंद हो जाता है और वो ट्रांसपोंडर स्नेल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और सभी नेवी ऑफिसर्स बस देखते ही रह जाते हैं। और बॉन क्ले अपने मन में कहता है कि लूफी, काश मैं तुमसे दोबारा कभी मिल पाता। और बॉन क्ले मैगलन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग बोनचान के लिए रो रहे होते हैं। तुम्हारा शुक्रिया। तो चिल्को से क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और टोटल 241 क्रिमिनल्स एम्पल टाउन की जेल में से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंदर ही फंसे हुए हैं और अब इसके एग्जीक्यूशन को सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। और एम्पल टाउन की जेल के अंदर शिर्यू ब्लैक बियर्ड से कहता है कि तुम्हें इतना बड़ा खतरा नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं एंटीटोड को लेकर ना आता तो तुम मारे जाते। हाँ, तुमने सही कहा, हमने मैगलन को कमजोर समझ लिया। और ब्लैक बियर्ड अपने कपड़ों में से पॉइजन को बाहर निकालता है और कहता है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम जियो या मरो, ये सब तो भगवान के ऊपर है। इसलिए हमें हर एक लम्हा ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वो आखिरी हो, है ना शिर्यू? और जाने से पहले शिर्यू से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। और वैसे एक बार फिर से हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे ही जैसे किसी आदमी का वेट कर रहा था। और यहाँ पर हम बग्गी और कुछ पायरेट्स को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे थे। आखिरकार इतने दिनों बाद मैं बियर पी पा रहा हूँ। और यहाँ पर ईवान भी अपने साथियों से कहता है कि इन्हें अब आगे का सफर इनाजुमा के बिना ही पूरा करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही तरीके का पॉइजन यूज हुआ था और इसने अपने एनर्जी और हीलिंग हार्मोन्स का यूज करके अपने आप को ठीक कर लिया था। पर इनाजुमा के बारे में ये कुछ डिफरेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप ही ठीक हो। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसे ठीक किया तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए हमें इसे नेचुरली रिकवर करना होगा, हमें इसका ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर मिस्टर 3 और लूफी बॉन क्ले को याद करके रो रहे होते हैं और तभी यहाँ पर बगी नशे की हालत में आ जाता है। अरे उसे याद कर करके कब तक रोते रहोगे? हाँ, अब चलो भी उसके बारे में भूल जाओ, वो अब मर चुका है। क्यों ना पार्टी की जाए? हाँ, हम लोग उस जेल से बाहर निकल चुके हैं और हम उसका मरण दिन भी एक साथ मना सकते हैं। ये सुनकर लूफी और मिस्टर 3 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी बगी के ऊपर एक पंच मार देता है और बगी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। हमें इसके बारे में नहीं पता है कि बॉन क्ले अभी जिंदा है या मर चुका है, तो उसके बारे में ऐसी बातें करना बंद कर दो। और ये दोनों लड़ने लगते हैं और यहाँ पर जिम्बे शिप को चला रहा होता है और क्रोकोडाइल इससे कहता है कि इसे नहीं पता था कि एक फिशमैन भी मछलियों से बात कर सकता है। क्यों, इसमें कुछ गलत है? नहीं, मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मरमेड ही कर सकती है। और यहाँ पर लूफी बगी को हरा देता है। बोनचान अभी भी मरा नहीं है, समझ गए ना? और बगी यहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और जिम्बे के पास चला जाता है। लूफी, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे इसको बचाने का एक मौका दिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे साथ हो जिम्बे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ और पास्ट के लिए मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ, पर अभी के लिए हमारे पास कुछ जरूरी काम है। हमें इसको बचाने के लिए जल्द से जल्द नेवी के हेडक्वार्टर्स में जाना होगा। ये सुनकर सभी कैदी शौक रह जाते हैं। क्या कहा, हेडक्वार्टर्स? अरे हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? हमें तो लगा था कि हम लोग आजाद हो गए। प्लीज हमें वहाँ पर मत लेकर जाओ, वहाँ तो एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। एक काम करो, हमें एम्पल डाउन में वापस छोड़ दो। और तभी एक अजीब सी आवाज आने लगती है, रिंग रिंग की। क्या ये एक ट्रांसपोंडर स्नेल है? बगी उसके पास पहुंचता है, लगता है ये आवाज यहीं से आ रही है। और तभी वो दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर होता है एक ट्रांसपोंडर स्नेल। लूफी उस कॉल को उठा लेता है। हम लोग नेवी के हेडक्वार्टर से बात कर रहे हैं। मैं लूफी बोल रहा हूँ। हमें पता है कि वही शिप है जिसे सभी जेलर्स ने हाईजैक कर लिया है और हमें पता है कि ये सब कैसे हुआ। वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ 2
कारण है और उनमें से एक है मंकी डी लूफी और दूसरा है बगी द क्लाउन। क्या मैं? हमारे पास एक वॉरलॉर्ड भी है, लेकिन इन लोगों ने वॉरलॉर्ड को छोड़कर हमारे बगी का नाम लिया। हमें लगा था कि तुम एक नॉर्मल आदमी हो। ये सुनकर बगी शॉक हो जाता है। अरे तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? और ये सुनकर पूरी की पूरी शिप में सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने समय से हमारी नजरों में कैसे नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम तुम्हें पहचान चुके हैं और अब हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। हमें नहीं पता कि तुम्हारा एज के साथ क्या कनेक्शन है, पर हमें इतना जरूर पता है कि तुम उसे कभी नहीं बचा सकते और तुम समुद्र में ही घूमते रह जाओगे। तभी लूफी उस कॉल को लेता है और चिल्लाकर कहता है, मैं मेरे भाई एज को बचाकर ही रहूंगा, समझ गए ना? और ऐसा बोलकर कॉल को काट देता है और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि अपना बगी एक छुपा रुस्तम निकला। पर बगी बिल्कुल भी खुश नहीं होता है कि इसके बारे में सबको पता चल चुका है। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन रेले ने इसके बारे में बात की थी। क्या कहा? रेले, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ। और सभी लोग ये बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं कि ये लोग रेले के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि गोल्डी रॉजर का एक क्रूमेट है। अरे चुप हो जाओ, इसके बारे में किसी और को मत बताना। और सारे लोग बगी को चीयर अप करने लगते हैं कि इतना बड़ा आदमी है। और तभी अचानक से बगी सोचता है कि इतने समय से नेवी ने इसे कमजोर समझा, लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं एक वॉर के अंदर जा रहा हूँ और अगर मैं किसी तरीके से व्हाइट बियर्ड को मारने में कामयाब हो गया तो शायद मैं एक एम्परर भी बन सकता हूँ। अरे नहीं, एम्परर तो बहुत ही छोटा होगा। हो सकता है कि मैं पायरेट्स का राजा बन जाऊँ और सारा खजाना मेरे पास आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ हो? जी सर, हम आपके साथ हैं। अगर मैं व्हाइट बियर्ड को मारने में कामयाब हो गया तो हो सकता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। हो सकता है कि मैं यहाँ का नया भगवान भी बन जाऊँ। तो ठीक है मेरे दोस्तों, चलो मेरे साथ नेवी के हेडक्वार्टर्स में। और यहाँ पर एस मरीन फोर्ड में पहुंच चुका है अपने फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए। और यहाँ पर लूफी शिप के ऊपर बैठा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी जिम्बे यहाँ पर आता है। लूफी, मुझे लगता है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। पर लूफी इसकी बातों को इग्नोर करता है और बस आसमान की तरफ ही देख रहा होता है। और यहाँ पर हम नामी को देखते हैं। भाई इतने टाइम बाद नामी स्काई आइलैंड के ऊपर है और लॉग पोस्ट की तरफ देख रही होती है। और तभी वही बूढ़ा आदमी यहाँ पर आ जाता है जिसने इसकी जान बचाई थी। सोनी कुड़िए, हेलो, सुन रही हो क्या? साले बुड्ढे, तुझे सुन लिया एक बार में, समझ नहीं आता तुझे? क्या चाहिए तेरे को? और आदमी इसके फेस के ऊपर कुछ मार देता है। तो बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। पर नामी इसकी वजह से बहुत परेशान हो जाती है और इस पर एक पंच मार देती है। साले मुझे मारना चाहते तू? तेरी ऐसी की तैसी, रुक तू साले बुड्ढे। अरे शांत हो जाओ लेडी, शांत। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया? इसके बाद नामी अपने हाथों को टेस्ट करती है और नामी को इस कॉटन कैंडी का टेस्ट अच्छा लगता है और इसे खाने लगती है। फालतू में ही पिल गया, इसे ये पसंद आया। हम साबा ओडी कब तक पहुंच जाएंगे? अभी तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, और कल से हम लोग कितना सफर तय कर चुके हैं? हाँ, अब तक हम लोगों ने 200 मीटर का सफर पूरा कर लिया है। क्या 200 मीटर? और इस बुड्ढे पर एक और पंच मार देती है। साले बुड्ढे, ऐसे तो 200 सालों बाद पहुंचेंगे हम। अगर मैं आसमान में नहीं होती तो मैं यहाँ से कब की निकल चुकी होती। हाँ, तुमने सही कहा, पर मेरे माथे पर ये बॉल क्यों उगा दी तुमने? साबा ओडी अभी बहुत ज्यादा दूर है बच्ची। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो चल कर जा सकती हो। क्या क्या ये सच में पॉसिबल है? अभी साइंटिस्ट एक लिफ्ट का यूज करता है और वे दरिया से बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत तरह के फ्लाइंग बोर्ड्स हैं जो कि हवा में उड़ सकते हैं। नामी और ये बूढ़ा आदमी एक बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ से ये लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं। अरे वाह, ये शिप तो उड़ सकती है। थोड़ी देर तक नीचे आने के बाद ये देखो, मुझे वो आइलैंड मिल गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और ये लोग एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती है और हर तरफ सूखा लग रहा था। ये कितनी अजीब जगह है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं और ये बूढ़ा आदमी एक बंदे के साथ जाकर डील करता है। तुम्हारे लिए बारिश है किसी वरदान से कम नहीं। मैं यहाँ पर बारिश करवा सकता हूँ। मेरे पास टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी नॉलेज भी, पर तुम्हें इसके बदले में हमें 100 मिलियन बैरिश देनी होंगी। क्या 100 मिलियन बैरिज? ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास इतना पैसा नहीं। पूरे राज्य को बेचने के बाद भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। क्या 100 मिलियन बैरिश कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने बच्ची? हाँ, अबे साले बुड्ढे, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, तो मुझे 100 बैरिश दे दो। अरे ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा कम कर दिया इसने। भाई क्या आदमी है ये, 100 मिलियन से सीधा 100 पे आ गया। और बंदे इसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपनी शिप पर जाकर बादल का स्विच दबा देता है और उस मशीन में से बहुत सारे बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर थंडर क्लाउड्स होते हैं। और नामी को एक रोप देता है जिसके अंदर विंड नॉट्स हैं। क्या तुम इसे यूज कर सकते हो बच्ची? नामी इसकी पूरी पावर को यूज करती है और यहाँ पर बहुत सारी विंड ब्लो हो जाती है जिसकी वजह से सारे बुलबुले ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और एक टाइम के बाद सारे के सारे बुलबुले फट जाते हैं और इसके अंदर के सभी थंडर क्लाउड्स बाहर निकल जाते हैं और एक के साथ एक मिलकर बहुत बड़ा सा थंडर क्लाउड बन जाता है और बहुत तेजी से बारिश होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके देश में बहुत सालों से सूखा पड़ा हुआ था। देखा तुमने, अगर हम साइंस को नेचर के साथ मिला देंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ दद्दू, आपने सही कहा। तो ठीक है बच्ची, हम लोग यहीं पर अलग हो जाएंगे। मैंने मेयर को कह दिया है, वो तुम्हें साबा ओडी तक लेकर चले जाएंगे। अब मैं यहाँ से वेदरिया की तरफ चला जाऊंगा। नहीं, मैंने अपना मन बदल दिया है। मैं आपके साथ वेदरिया में ही जाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में और बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और यहाँ पर हम मैकेनिकल आइलैंड पर देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी है और अपना फ्रैंकी एक जेंटलमैन में बदल चुका है। इसकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो चुकी है, बो टाई वगैरह लगा रखी है और बिल्कुल गबरू जवान बन चुका है। और जिस बच्चे और बूढ़े आदमी ने इसे बचाया था, इन्हें एक आइडिया आता है और जब रात को फ्रैंकी सो रहा होता है तो ये बच्चा इसे जंगल के अंदर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंकी को होश आता है और दिखता है कि जंगल के बीचों बीच है और इसके आसपास बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं और यहाँ के सभी जानवर साइबॉग्स होते हैं, आधी मशीन और आधे इंसान। और ये सारे साइबॉग फ्रैंकी पर हमला
मना कर देते हैं और फ्रैंकी बुरी तरह से हारने लगता है और एक गोरिल्ला फ्रैंकी को बुरी तरह से पीटता है, बहुत सारे मुक्के मारता है। लेकिन तभी फ्रैंकी के अंदर जो चाय होती है बहुत ज्यादा पिटने की वजह से उसके अंदर बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। फ्रैंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन सारे जानवरों को पीट देता है। और तभी ये बच्चा यहाँ पर आ जाता है और कहता है मुझे एक जगह पता है जहाँ पर आपका कोयला मिल सकता है, और इसे वेगापंक की फैक्ट्री में लेकर चला जाता है। और ये जो वेगापंक है ये बंदा एक मैड साइंटिस्ट है और इसी ने यहाँ के सभी साइबॉक्स को बनाया है, यहाँ के सभी जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। और इस बच्चे के ग्रैंडपा इसे हमेशा मना किया करते हैं कि वेगापंक के पास ना जाए, पर फ्रैंकी और ये बच्चा इसकी लैब में चले जाते हैं। और जैसे ही लैब के अंदर एंट्री करते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है और सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। और तभी इनके सामने कोई चीज आ जाती है जिसे देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं। और यहाँ पर ग्रैंडलैंड में हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम है कमावाक्ता किंगडम। यहाँ पर बहुत सारे क्वेड्स रहते हैं और ये क्वेड्स का किंगडम है। सांजी इस आइलैंड पर फंसा हुआ है और एक समुद्र के किनारे बैठकर रो रहा होता है। इसने बहुत दिनों से ना खाना खाया है ना पानी पिया है और सांजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उन क्वेड्स से बचते हुए भाग कर आया है। ये सारे क्वेड्स इसका पीछा कर रहे थे दिन और रात और क्वेड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। सांजी इन पर एक पत्थर से हमला करता है पर सभी लोग आसानी से उस पत्थर को डॉज करके सांजी के पीछे पड़ जाते हैं। सांजी बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। नामी, रॉबिन, मैं तुम लोगों से वापस कब मिल पाऊंगा? और यहाँ पर हम क्वेड्स के एक मेंशन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्वेड्स इकट्ठा हो चुके हैं और अपने हेड से बात करते हैं कि क्या जो सांजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं सर जी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा वीक है, पर उसकी किक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुनकर इनकी मास्टर कैरोलिन कहती है कि हमें उस पर एक ट्रेडिशनल चीज करनी होगी। हम बहुत लंबे समय बाद इसे ट्राई कर रहे हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और अगले दिन सुबह बहुत सारे क्वेड्स वापस से सांजी के पीछे पड़ जाते हैं और इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सांजी पूरी कोशिश करके भाग रहा होता है। सालो, मेरा पीछा करना बंद कर दो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? आए चिकने, रुक जा। अरे ओ पागलो, मैं नहीं रुकने वाला, समझ गई ना, मेरा पीछा छोड़ दो। और दौड़ते दौड़ते सांजी एक बहुत बड़े मेंशन के अंदर चला जाता है और सारे क्वेड्स इस मेंशन के अंदर भी आ जाते हैं सांजी को पकड़ने के लिए। और अपना सांजी एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और नीचे गिरकर एक और रूम में आ जाता है। इस रूम के अंदर एक लड़की बैठी हुई है। लड़की तो नहीं है, ये सारे के सारे क्वेड्स ही हैं। क्या तुम इन क्वेड्स की क्वीन हो? क्वीन नहीं होए, मैं क्वीन की सबऑर्डिनेट हूँ। यहाँ की क्वीन का नाम है इवान। मैं उसकी नकल नहीं कर सकता पर यहाँ पर अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं ही हूँ। मेरा नाम है कैरोलिन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तुम्हारी पूरी कंट्री कितने अजीब लोगों से भरी हुई है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो हम तुम्हें एक ऑफर दे सकते हैं, पर इसकी एक कंडीशन है, तुम्हें हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर क्वेड से फाइट करनी होगी और जीतना भी होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो ठीक है, तुम्हें लड़ने के लिए हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को पहनना होगा। क्या ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम? हाँ ठीक है, मैं उसे भी पहन लूंगा। अब इसके बाद शाम को फाइट शुरू होने वाली है। बाहर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है जहाँ पर ये लोग फाइट करने वाले हैं और सांजी ने कॉस्ट्यूम भी पहन ली है। इस आइलैंड की एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, और ये कोई नॉर्मल कॉस्ट्यूम नहीं होती है, ये एक ब्राइडल ड्रेस होती है इस आइलैंड की। सांजी के लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, मेकअप, ये सारा कुछ लगा दिया जाता है और इसके हाथ में नेल पॉलिश भी लगी होती है और बिल्कुल कुड़ियों की तरह सैंडल्स भी पहन रखी होती हैं। ये कैसी कॉस्ट्यूम है? और अब सांजी की ओपोनेंट है कैरोलिन। मैं तुम्हें एक ही किक में हरा दूंगा, समझ गई ना? और उसके बाद इस किंगडम से 9-11 हो जाऊंगा। सांजी एक बहुत खतरनाक किक मारता है पर कैरोलिन यहाँ से भाग जाती है। सांजी को समझ नहीं आता कि कैरोलिन इतनी जल्दी कैसे जा सकती है। ये कैसे हो सकता है? उसने मेरी किक को डॉज कर लिया और कैरोलिन एक ही सेकंड में सांजी के पीछे आ जाती है और इस पर एक अटैक करती है। और ये कोई पंच या फिर किक नहीं होती है, ये बस सांजी की चिन को टच करती है। ये कैसा अटैक था? मुझे कोई डैमेज भी नहीं हुआ। इसके बाद सांजी बहुत खतरनाक किक्स मारता है पर एक भी किक कैरोलिन को नहीं लगती है। ये चल क्या रहा है? मैं इतना स्लो कैसे हो गया? और कैरोलिन मेरी हर एक मूव को प्रेडिक्ट कैसे कर पा रही है? सांजी इसकी आंखों की तरफ देखता है। ये किस तरफ देख रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि कैरोलिन सांजी की अंडरवियर की तरफ देख रही होती है। ये देखने के बाद सांजी शर्मा जाता है और अपने हाथ से अपने अंडरवियर को ढक देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ पागल हो क्या? और एक सेकंड, मुझे शर्म क्यों आ रही है? मैं तो एक लड़का हूँ ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपने असली चेहरे को अभी तक छुपा कर रखा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर की लड़की बाहर आने की कोशिश कर रही है। फालतू की बातें करना बंद करो, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सांजी वापस से इसे किक करने की कोशिश करता है। अरे ये क्या हो रहा है? तुम अब हाई किक क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा पैर ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा? क्या तुम्हें एम्बेरसमेंट फील हो रही है? मुझे पता था तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और किक करता है पर कैरोलिन सांजी के पैर को पकड़ लेती है और सांजी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, बहुत ज्यादा लज्जा आ रही है और पीछे की तरफ वापस चला जाता है। अरे ये क्या, तुमने मुझे किक करना बंद क्यों कर दिया? हाँ मुझे पता है कि तुमने खुद को दबा कर रखा है, अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी। कैरोलिन सांजी के बिल्कुल पास आ जाती है और इसे अटैक करने के नाम पे इसे पकड़ लेती है। सांजी के गाल भी लाल हो जाते हैं और ब्लश करना शुरू कर देता है। इसके बाद कैरोलिन सांजी को घुमाता है और इसे गोद में ले लेता है। ये किस तरह की फीलिंग है? मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैं खुद को खो रहा हूँ और एक नया इंसान बन रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम इन सभी को देखते हैं और सांजी भी इन्हीं के जैसा बन चुका है, यानी कि एक क्वियर नाम इंसान है, रॉब इंसान। मुझे लगता है हम लोग जब मिलेंगे तो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और गाइस, ये थी सांजी की जर्नी एक लड़के से लड़की तक की। लड़की नहीं, ये गे बन जाता है। और यहाँ पर बार्बी किंगडम में हम चॉपर को देखते हैं। चॉपर यहाँ पर फंसा हुआ है और यहाँ के ह्यूमंस और पक्षी एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और जब पक्षी की नजर चॉपर पर जाती है तो उसे लेकर खेलना शुरू कर देता है। और जो ह्यूमंस हैं ये इसे खाना चाहते हैं और हम चॉपर को देखते हैं जो कि अपने सर के ऊपर कुछ फ्रूट्स लेकर जा रहा होता है। और तभी सामने इसे एक पक्षी का बच्चा मिलता है जो कि अपने घोंसले से नीचे गिर गया था और इसे बहुत चोट भी लगी होती है। चॉपर इसका ट्रीटमेंट करता है और इसे खाना वगैरह देता है
जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम उड़ना सीख जाओगे और मुझे लेकर जाओगे साबाओडी आइलैंड पर, और वहाँ पर जाने के बाद मैं लूफी और उन बाकी सभी लोगों से मिल पाऊंगा। और चॉपर और ये पक्षी आपस में दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह चॉपर जब उठता है तो देखता है कि वो पक्षी गायब है। ये बाहर चला जाता है अरे ये क्या, इसका पैर ठीक हो गया, ये तो चलने लगा। और बाहर बहुत सारे इंसान घूम रहे होते हैं और ये सभी लोग चॉपर को पकड़कर इसे खाना चाहते हैं। चॉपर उस पक्षी को ढूंढ लेता है, अरे तुम बाहर क्यों आ गए थे, हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। पर ये पक्षी का बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा आवाज करता है, जिसकी वजह से ये सारे इंसान इसकी आवाजें सुन लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आगे एक पहाड़ी के किनारे पर आ जाते हैं और अब यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अब हम तुम सभी को खा जाएंगे, समझ गए ना, और मान लो। और तभी यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं। शुक्र है तुम लोग यहाँ पर आ गए। ये देखो मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई, मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, इसके साथ बस मुझे भी बचा लो। पर ये पक्षी एक नंबर का गद्दारी कर बे होता है। चॉपर को फेंक कर इस छोटे से पक्षी को अपने मुंह में भरकर यहाँ से उड़ जाता है और चॉपर ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर किसी तरह से खुद को बचा लेता है और चॉपर को पता चलता है कि ये पक्षी इस पक्षी के बच्चे की माँ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छे से बड़े होना और बड़े होकर मेरा वादा मत भूल जाना, प्लीज मुझे साबाओडी आइलैंड पर छोड़ देना। पर तभी चॉपर को रियलाइज हो जाता है कि ये पक्षी बहुत ज्यादा छोटा है, ये बड़ा कब होगा, उड़ना कब सीखेगा, उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अरे मेरा क्या होगा, यहाँ के लोग तो कितने खतरनाक है, दरिंदे हैं सबकी सब, मेरी जान के पीछे पड़े हैं, बचाओ। और यहाँ पर हम निको रॉबिन को देखते हैं। रॉबिन को एक प्रिजन टावर के अंदर रखा जाता है, जो कि इस कंट्री की सबसे खतरनाक जेल है, और इसके हाथों में सी प्रिजन स्टोन को भी लगाया जाता है ताकि अपनी ताकतों का यूज ना कर पाए, और इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। बताओ तुम्हारे जो क्रूमेट्स हैं, स्टॉयट, लूफी और बाकी सभी लोग कहाँ पर हैं? पर रॉबिन अपना मुंह नहीं खोलती है और इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देती है। वैसे अच्छी लग रही है गाइस, रॉबिन क्यूट लग रही है। और ये लोग रॉबिन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और इन सभी का कमांडर बहुत ज्यादा घबरा रखा है। निको रॉबिन जब ये 8 साल की थी तो इसने 6 मरीन शिप्स को डुबा दिया था। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, इसे डेविल चाइल्ड भी कहा जाता है। हमें इसे कड़ी नजर में रखना होगा। सर हमारा काम डिले हो चुका है, उसका क्या किया जाए? उन लोगों का काम डबल कर दो, उन लोगों को दिन में एक बार खाना दो और उनसे मरते दम तक काम करवाते रहो, और जो काम डिले हो चुका है उसे भी ठीक करवाओ। और बाहर लेबरर्स से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है और खाना तक नहीं दिया जाता। इस छोटी सी बच्ची को भी बहुत ज्यादा काम दिया जाता है और तभी एक बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो जाता है। सुरान इसे उठाने की कोशिश करती है और तभी एक सोल्जर इस छोटी सी बच्ची को चाबुक से मारने लगता है। ए, जल्दी उसको मारने दो, अपना काम करो जल्दी से। और बहुत सारे लोग इस सोल्जर को घेर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो, अपने काम पर वापस जाओ अभी। और तभी और भी बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं वेपन्स लेकर, तुम लोग जल्दी से अपने काम पर जाओ, वो बूढ़ा आदमी बस मरने वाला है। और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम वापस से रॉबिन को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा पीटा जाता है, और जब रॉबिन बेहोश हो जाती है तो इसके ऊपर समुद्र का पानी डाला जाता है। अब क्या हुआ, अब भी मुंह नहीं खोलोगी? हाँ अब तो तुम्हें बोलना ही होगा। रॉबिन की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ये लोग इस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाते हैं और इसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं।